देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में तो ऐतिहासिक मतों के साथ पास हो गया। राज्यसभा में भी बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन सबके मन में और सबके भाषणों में सवाल यही कि अभी तुरंत ये क्यों नहीं लागू हो सकता है, जिसका जवाब जेपी नड्डा ने राज्यसभा में दिया और उन्होंने कानून का हवाला देकर पूरी बात भी समझाई। लेकिन बहुत समझने वाली बात है कि आखिर इस कानून में कानून तो बन जाएगा और अगर राज्यसभा से पास हो गया कानून बन जाएगा, लेकिन अड़चने क्या हैं? क्यों 2029 की बात हो रही है? क्यों जेपी नड्डा को कहना पड़ा कि 2029 में अगर आज पास हो जाता है तो हम 2029 में इसको लागू कर देंगे, नहीं तो हो सकता है कि और वक्त लगे, 2034 तक चला जाए मामला अगर आज पास नहीं होता है। यह बहुत समझने वाली बात है और इसी का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, सबके मन में ये सवाल है, कल से क्या जब से ये बहस शुरू हुई है, लागू कैसे होगा? समीर सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जेपी नड्डा कह रहे हैं अगर आज पास हुआ तो 2029 में हम लागू कर पाएंगे, कैसे होगा? रास्ता इतना कठिन है, रास्ते निकलेंगे कैसे इसके? देखिए, रास्ता आदेश भाई कठिन नहीं है। सरकार को इस बात का भली भांति अंदेशा था कि यह किसी भी स्थिति के अंदर तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हो सकता और इसीलिए जो सरकार ने अंदर डाला है कि परिसीमन का क्लॉज, जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद लागू होगा। उसका रीजन है, सरकार चाहती है कि सियासी और सामाजिक समीकरण वो डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए, लोकसभा की सीटें कितने अभी 543 सीटें हैं। इसमें अगर 181 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है, इस 543 सीटों के अंदर अगर आप वो सीटें कम कर दो तो 412 सीटें बचती है। अगर 412 सीटों में सरकार 33% आरक्षण दे देगी महिलाओं के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें बचेंगी सर, आप खुद देख लीजिए। तो 262 सीटें बचेगी सामान्य वर्ग के लिए। उन 262 सीटों में भी महिलाएं लड़ सकती है, तो ये सामाजिक संतुलन नहीं रहेगा। इससे बचने के लिए सरकार ने ये किया है कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा, परिसीमन आयोग जो निर्धारित करेगा सीटों की संख्या, उसके हिसाब से चुनाव होगा। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संतुलन और सियासी संतुलन बना रहेगा। आज की स्थिति में संभव नहीं है कि 543 में से आप 181 सीटें तो ऑलरेडी एससी एसटी के लिए आपने रिजर्व करके रखी है, बची हुई 462 सीटें, उसमें से आप 33% भी महिलाओं को दे दो तो बची हुई 262 सीटों पर खाली अनरिजर्व सीटें रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की सोच सही है कि पहले परिसीमन हो जा, जनगणना हो जाने दो, क्योंकि जनगणना अभी हुई नहीं है, जनगणना हो जाने दो। जनगणना के बाद डाटा आ जाएगा सभी क्षेत्रों का, क्योंकि आर्टिकल 85 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई हर जनगणना के बाद परिसीमन की व्यवस्था दी हुई है। तो जब आबादी के हिसाब से लोकसभा की और विधानसभा की सीटें निर्धारित होती है आबादी के हिसाब से। यह हम बात आप कह रहे हैं। प्रेम सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने भी आज अपनी बात रखी और कल से लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं की हम बातें सुन रहे हैं, सबका यही कहना है कि अभी क्यों नहीं। ठीक है, राजनीति के लिए तो हम कह रहे हैं अभी क्यों नहीं, लेकिन ये तो सबको पता है कि जब तक जनगणना नहीं होगी, परिसीमन नहीं होगा, तब तक लागू नहीं हो पाएगा ये। आदर्श झा जी, ऐसा हम कैसे मान ले कि ये सबको पता है कि जनगणना नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक ये लागू नहीं होगा। इसको हमने जबरन जोड़ दिया है उन चीजों से जी। हम राज्यसभा में पारित विधेयक को हमने नल घोषित कर दिया, जबकि इसका कोई आधार नहीं है। वो राज्यसभा में पारित था, लोकसभा में पारित होना था। वो ऐसे भी कंटेंट में बहुत फर्क नहीं है, उसी रूप में लाया गया है। एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन पहले से प्रावधान था वो आज प्रावधान। समीर जी जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन एससी एसटी को जो रिजर्व सीटें हैं उसको छोड़ करके बाकी में 33% है। ये पूरे 543 का 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। और एससी एसटी में आप समझ लीजिए, इस बारे में स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि जो एससी एसटी की सीटें हैं उसमें एससी एसटी समुदाय की महिलाओं को उन्हीं सीटों में समायोजित कर दिया जाएगा। ये बातें हैं। तब ओवरऑल यही बात हुई ना कि 543 में जो 33% है, लेकिन वो 181 सीटें तो रिजर्व है ना सर। जो 181 सीटें हैं वो तो ऑलरेडी एससी एसटी के लिए रिजर्व है, उसके अंदर 33% दे दिया गया है, उसके अंदर 33% दिया गया है। जैसे एससी समुदाय के लिए 84 सीटें रिजर्व है और एसटी समुदाय के लिए 47 सीटें रिजर्व है, तो ये दोनों मिला के 131 सीटें होती है। तो इस 131 सीटें में 33% कोटा के अंदर कोटा एससी समुदाय के लिए दिया गया है। ये तो आप 543 में से 181 सीटें तो वैसे भी कम हो ही जाएगी ना सर, जो ऑलरेडी आरक्षित है। वास्तव में थोड़ा सा दर्शकों को भी समझा दूं कि जो समीर साहब कह रहे हैं ना, मायावती जी वही बात कह रही हैं। मायावती जी का कहना है कि एससी एसटी समुदाय को मिला क्या, 33% आरक्षण जो है वो पहले से जो आरक्षित सीटें उसी में महिलाओं को दे दिया गया। तो एससी एसटी समुदाय को तो कुछ मिला ही नहीं। और
समीर जी से भी मैच करें इसी बात को, तो अगर ऐसा है कि बाकी बची हुई सीटों का 33% होता तब तो निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती, पुरुषों की कम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे 543 का 1/3 लगभग 150 सीटें ही महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 150 से थोड़े ज्यादा सीटें, आप उसका 1/3 कर ले, 17 या 51 मान लीजिए, 160-65 सीटें वो होंगी। तो इस तरीके से ये, अब खैर आपके सवाल पर हम लौटते हैं कि जो आपका जो सवाल है कि अभी क्यों नहीं, सही बात है कि अभी अगर लागू नहीं किया जाना है तो इसको अभी कानून बनाने की जरूरत क्या थी? होने देते डिलिमिटेशन, होने देते जनसंख्या, ये फिर अभी लाया ही क्यों गया? ये तो बात समझ से परे है, ये तो ठगा जा रहा है ना। महिलाओं को कुछ मिला ही नहीं, कह दिया गया कि रिजर्वेशन है लेकिन वो लागू ही नहीं होगा। इसीलिए तो प्रेम सर ये सवाल मैंने आपसे पूछा जिसमें आपने कहा कि जबरन जोड़ा गया है, तो मैं चाहूंगा जरा आप वो भी समझाएं, क्योंकि सरकार जो तर्क दे रही है, या जेपी नड्डा ने जब आज अपनी बात रखी, उन्होंने तो पूरे संवैधानिक बात की कि ऐसे होगा तब होगा, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि तुरंत लागू होना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जबरन जोड़ा गया, तो जरा वो भी समझाइए, और अगर अभी लागू किया जाता है तो इसकी दिक्कतें क्या होंगी? देखिए, अनुच्छेद 82 में जो जिक्र आता है उसमें लास्ट सेंसस लिए जाने की बात कही है। लास्ट सेंसस अभी की तारीख में 2011 ही है, तो हम लास्ट सेंसस वर्ड को हम ऐसा सेंसस जो अभी हुआ ही नहीं उस पर क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो संविधान सम्मति बात नहीं है कि जो सेंसस हुआ नहीं उससे वर्तमान कानून को जोड़ दिया जा रहा है। ये किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में तो कोई दिखा दे कि ऐसा लिखा हुआ है कि आज पारित कानून को भविष्य में उस एक्शन से जोड़ दिया जाएगा जो अभी होना बाकी है। ये संविधान सम्मति नहीं है। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं जी इसमें थोड़ा मेरा ये कहना है कि आपका कहना ठीक है कि 2011 का सेंसस, लेकिन 2021 का समय निकल गया जो सेंसस का समय था, आज 2023 हो चुका है। सरकार आज 10-12 साल पुराने सेंसस में क्यों जाए? 12 साल के अंदर आबादी का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है, कहाँ बढ़ी है कहाँ कम हुई है ये 2-2.5 साल के सेंसस में पता पड़ जाएगा। सरकार का स्पष्ट कहना, और वैसे भी जनगणना रजिस्ट्रार निर्देशक ने जनवरी 2025 तक के लिए जनवरी 2024 तक के लिए रोक लगा दी थी। अब जनवरी 2024 में जनगणना शुरू करेगी सर। अब जनवरी 2024 में जनगणना हो नहीं सकती क्योंकि चुनाव है लोकसभा के, तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद के अंदर सरकार जनगणना शुरू करवाएगी। 1.5 से 2 साल के अंदर जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। नया और करेक्ट डाटा और अपडेटेड डाटा सरकार के पास जनगणना का रहेगा। उस जनगणना के आबादी के आधार पर केंद्र सरकार, और वैसे भी 2026 तक का परिसीमन का रोक लगी हुई थी सीटों की संख्या बढ़ाने की भी, तब तक वो भी समय पूरा हो जाएगा 2026 का, तो जनगणना भी हो जाएगी। परिसीमन के लिए जो रोक लगी थी 2026 की वो भी पूरा हो जाएगा। परिसीमन आयोग बनेगा और नई सीटें निर्धारित हो जाएंगी, तो उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समीर सर इसी में जोड़ रहा हूं मैं। एक तो प्रेम सर का जो सवाल है कि अगर ये सब कुछ होना है तो आप 2024 के बाद लेकर आते, एक बात। दूसरी बात ये कि जनगणना पहले होगी, जनगणना में भी वक्त लगता है, 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। उसके बाद आप परिसीमन पर जाएंगे, परिसीमन में भी उतना ही वक्त लगेगा। फिर 2026 के आगे भी बढ़ सकता है मामला अगर यही स्थिति रही तो। नहीं, इसलिए नहीं बढ़ेगा आगे, मैं आपको बताऊं अवधेश भाई, क्योंकि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना शुरू हो जाएगी। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ है, केंद्र सरकार भी कह चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 2000 की सरकार आते जैसे ही जनगणना शुरू होगी तो 2026 तक जनगणना का काम खत्म हो जाएगा, और 2026 तक की जो रोक लगी हुई है परिसीमन की, तब तक जनगणना का एक बड़ा काम सरकार कंप्लीट कर चुकी होगी। उसके बाद संसद के अंदर परिसीमन आयोग का गठन कर दिया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में बनता है। संसद पे कानून बना देगा परिसीमन का, परिसीमन कमेटी काम करना शुरू करेगी। 2 साल में परिसीमन समिति आयोग पूरे देश की लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों का अध्ययन करके अपना सुझाव प्रस्तुत कर देगा। संसद उसे बदल नहीं सकती क्योंकि वो परिसीमन आयोग को कानून कोई सुप्रीम कोर्ट भी और संसद भी संशोधन नहीं कर सकती। वो टेबल में रखा जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति डेट निर्धारित कर देगी, उस समय से वह लागू हो जाएगा। तो जनगणना नियंत्रण का जो बड़ा एक काम है वो 2024 के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार 2029 के चुनाव में हाँ महिला आरक्षण लागू कर देगी, ये तय है। ठीक है। अब प्रेम सर आपने पूरी बात सुनी। अब इसी में मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि जो जेपी नड्डा ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि अगर अब हम अभी तुरंत लेकर आते हैं और सरकार सीटें रिजर्व कर देगी
तो वो जो सीटें रिजर्व हो जाएंगी उस पर भी आप सवाल उठाएंगे, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अगर वायनाड रिजर्व हो गई, अगर अमेठी रिजर्व हो गई, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया, मैं इसलिए समझना चाहूंगा कि अगर अभी करते हैं तो चुनौतियां क्या है। मेरा इसमें एक ही चीज जोड़ना है कि अभी इसलिए भी नहीं हो सकता ये कि अगर कल अमित शाह ने कल लोकसभा में कहा कि वायनाड की सीट अगर रिजर्व हो जाएगी तो आरोप लगाया जाएगा कि आपने जानबूझ करके राहुल गांधी की सीट रिजर्व कर दी। हैदराबाद की सीट अगर महिला के रिजर्व हो जाएगी तो ओबीसी आरोप लगाएंगे कि सरकार ने जानबूझ करके मेरी सीट को महिला के लिए आरक्षित कर दिया जिससे मैं लोकसभा में ना आ सकूं। तो केंद्र सरकार इससे बचना चाहती है, इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा अमित शाह जी ने कल, अगर लोकसभा का भाषण आप सुनेंगे, उन्होंने बहुत क्लियर किया कि किसी भी तरीके के साथ किसी के साथ अन्याय ना हो, परिसीमन आयोग बने, परिसीमन आयोग जो डिसाइड करेगा वही सीटें लागू की जाएगी। केंद्र सरकार इस मामले में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। ठीक है प्रेम सर, तो फिर ये तर्क के हिसाब से फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन वाला तर्क है। आप लाए किस लिए महिला आरक्षण बिल, क्यों लेकर आए? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों लेकर आए? अगर इसके बाद लंबी खामोशी है, मुझे और सवाल ही नहीं पूछना। लाया क्यों गया महिला आरक्षण में? दरअसल बात यह है, ये तो उन पार्टियों को भी पुरजोर तरीके से कल लोकसभा में पूछना चाहिए था ना, जिन्होंने 454 वोटों से इसको पास करवा दिया। उन्होंने क्यों नहीं पूछा? सब यही कहते रहे तुरंत लागू कर दीजिए, फिर सब एक मत होकर पूछते ये सवाल कि क्यों लेकर आए हैं जब आप लागू नहीं कर पाएंगे। नहीं, कल अमित शाह जी ने जवाब दिया ना, अमित शाह जी ने जवाब दिया ना कि अगर आप इसको अभी लागू नहीं भी करेंगे तब भी ये 2029 के बाद लागू होगा, और अगर हम अभी इसको पास कर देंगे तो 2029 में लागू हो जाएगा। अगर इसको अभी हम पास नहीं करेंगे तो ये 2034 तक भी जा सकता है। नहीं समीर सर, आपकी बात ठीक है। प्रेम सर, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि फिर कल जो तमाम विपक्षी दल थे वो भी तो आवाज उठा सकते थे ना कि इस पर हम बहस ही क्यों करें, अगर इसको 2029 के बाद लागू होना है और ये स्थिति है तो सरकार अभी लेकर क्यों आ रही है। सबने महिला वोट बैंक के चक्कर में पास तो करा दिया, सवाल सब उठाते रहे, लेकिन उस पर कोई खड़ा नहीं हुआ कि भाई क्यों ला रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, इसको स्पष्ट करो पूरी तरीके से। देखिए, ये बात तो कही गई, लेकिन फिर भी सबने इसको पारित कराया क्योंकि कोई भी दल महिला आरक्षण के खिलाफ है ऐसा संदेश नहीं देना चाहता था। क्योंकि ये कांग्रेस की पहल से 2010 में पारित विधेयक था, तो अपने उसी मसौदे का आज वो विरोध कैसे और किस आधार पर करते? तो सिर्फ एक आधार यही बचता था कि अभी पारित होने के बाद भी ये अभी लागू नहीं होना है। कह रही 2029 में लागू होना है, ये बात कह रही। तो इस तरह से देखा जाए तो ये निश्चित बात है कि अभी जो कानून पारित हुआ है उसका प्रतिफल अभी मिलना ही नहीं है। लेकिन जो बात डिलिमिटेशन के जरिए छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं वायनाड न रिजर्व हो जाए इसलिए डिलिमिटेशन उसको तय करेगा, इस तरह की संविधान में संशोधन तो आप हर बात पर कर देते हैं। तो इस निर्वाचन क्षेत्र को तय करने के लिए भी आप एक कमेटी बना सकते थे, संविधान में संशोधन ला सकते थे। अगर दिल आपका महिलाओं को आरक्षण देने का होता तो ये डिलिमिटेशन के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। और कोई कारण नहीं है कि जो लास्ट सेंसस वर्ड इस्तेमाल हुआ है अनुच्छेद 32 में, तो लास्ट सेंसस 2011 ही है, इसलिए लिया वही जाना चाहिए आंकड़ा। जो आंकड़ा अभी जनगणना हुई ही नहीं, उस आंकड़ों पर हमें डिपेंड क्यों बनाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, संवैधानिक सवाल है और जेन्युइन सवाल है। हम ये नहीं मान सकते थे कि होना है। समीर जी कह रहे हैं इतने सवाल है 2021 में होना था, 23 में नहीं हुआ और वो टल गया तो टल गया। आंकड़े तो हम 2011 के ही ले रहे हैं ना। बाकी चीजों में जैसे लोकसभा का चुनाव होगा, यहाँ भी तो डिलिमिटेशन रुका हुआ है। रोक देंगे क्या लोकसभा का चुनाव? क्या ये सरकार को एक्सटेंड कर देंगे कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे? इसलिए ये बात बिल्कुल फर्जी तर्क है कि डिलिमिटेशन होगा तभी महिला आरक्षण बिल होगा। ये जबरदस्ती का तर्क है। समीर सर, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। प्रेम सर, प्रेम जी मुझे ये बताइए कि अभी जो लोकसभा की सीटों का निर्धारण है 1972 के बाद से इनका नहीं हुआ है। 1972 के हिसाब से अभी तक लोकसभा सीटें चल रही है, तो इतने सालों में क्यों नहीं? अगर ऐसा था तो इतने सालों में कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया? 2025 तक ये मान्य है कि 2025 के अब बाद में इसका लोकसभा की इनका पुनर्समन हो सकता है। 2025 तक दी हुई है तारीख, 2072 में 2001 में हुआ है ना। ये 2001 में आया था, 2001 में जनगणना के बाद 2002 में आया था ये कि 2026 तक नहीं होगा। देखिए, पहले इंदिरा गांधी ने संशोधन किया कि 2001 तक नहीं होगा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने संशोधन किया कि 2026 तक नहीं होगा। अब उसके बाद ही तो बात आगे बढ़ानी होगी।
2021 में 25 साल जोड़ते हैं तो वो 2026 हो जाता है। वो 25 साल तक का है कि परिसीमन 25 साल बाद कर सकते हैं। ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए परिसीमन की बात है। इसको महिला आरक्षण से जोड़ने के लिए थोड़े किया गया था, लोकसभा के लिए। 2001 में हुआ था ना, ये 2001 में हुआ था कि 2026 तक नहीं कर पाएंगे, 2001 में हुआ था ना। ये नहीं कर पाएंगे, नहीं 25 साल तक करने की जरूरत नहीं है, 25 साल बाद करेंगे। तो ये कर पाएंगे क्यों? अरे हाँ, 2001 में हुआ था ना कि 25 साल तक जरूरत नहीं है, 2001 में हुआ था ना सर। अभी संसद डिसीजन ले कि हम अभी करेंगे तो वो संसद हो जाएगा। संसद को निर्णय लेना है केवल 2025 2001 के पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना, नरसिम्हा राव की 10 साल सरकार, 5 साल सरकार रही है, उसने क्यों नहीं किया? अरे क्यों, कहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं 2025 तक जो लिमिटेशन होना है उसको हम प्रीपोन भी कर सकते हैं, संसद के पास पूरा अधिकार है। प्रेम सर, वही सवाल समीर सर पूछ रहे हैं, वही कह रहे हैं कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने क्यों नहीं ये संशोधन लेकर आए, ये जानना चाह रहे हैं समीर सर। इस जरूरत क्या पड़ी थी? क्या महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन से जोड़ा गया था कभी कि इस सवाल का उत्तर खोजा जाता? ये सवाल तो पैदा किया गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसकी वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2004-2014 तक मौजूद की जो सरकार थी, 2010 में जो महिला आरक्षण का बिल लेके आए थे उसमें उन्होंने परिसीमन का जिक्र नहीं किया था। उसमें परिसीमन का जिक्र नहीं था, इसमें परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं ठीक है, चलिए ये बहस हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन जो सवाल प्रेम सर उठा रहे हैं, समीर आप दोनों से गुजारिश है एक बार सुन ले मुझे, जो सवाल प्रेम सर उठा रहे हैं, समीर सर मैं यही समझना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब कुछ नियमों के तहत होना चाहिए, जैसा कि जेपी नड्डा ने भी समझाया। अगर अभी लागू करना हो तो चुनौतियां क्या है सरकार के सामने? क्यों सरकार अभी लागू करने की बात नहीं कर रही है, जरा समझाइए। भाई अभी लागू कैसे, आप मुझे बताइए। 2021 की जनगणना थी, जनगणना कोरोना के कारण हो नहीं सकी। 2011 को सरकार क्या जनगणना का आधार मान ले? तो 2011 के बाद जो 13 साल निकल गया है, मेरी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए प्रेम जी। अगर 2000 मेरा जवाब तो सुन लीजिए। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ये महिला आरक्षण बिल लेकर आती तो वो उस स्थिति में माना जा सकता था कि 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे आप कर लीजिए। आज 2011 की जनगणना को 13 साल हो चुके हैं, अब 2021 की जनगणना का टाइम भी निकल चुका है। ऐसे में सरकार का ये मानना है कि 2011 13 साल पुरानी है, उसको हम आधार क्यों माने? हम 2021 की जनगणना जो कोरोना के कारण नहीं करवा सके हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, जो सरकार आएगी वो जनगणना करवाएगी, करेक्ट डाटा ये सोच ही गलत है। डाटा के आधार पर ये सोच ही समीर जी गलत है। 2011 की जनगणना क्यों माने, ये सोच ही गलत है। जनगणना मानना ही पड़ेगा चूंकि नई जनगणना हुई नहीं है। आपकी सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं, सारा बजट उसी 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बनता है, इसलिए आप नहीं कर सकते 2011 की जनसंख्या क्यों जनगणना क्यों माने। जब अब 2024 में के बाद सरकार जनगणना करवाने जा रही है 2021 की, तो 2000 अरे जो करवाने जा रही है उस पर क्यों डिपेंड करें, यही सवाल है। आज देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम क्यों हम इस बात करें। आज कानून बना रहे हैं। आप मुझे बताइए। नहीं ठीक है समीर सर थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में, मैं आऊंगा आपके पास। प्रेम सर एक बात मुझे बताइए, जो बात आप बार बार उठा रहे हैं, बहुत अहम बात आप उठा रहे हैं, मैं लेकिन सीधा जानना चाहूंगा। आपने कहा कि संशोधन करके कमेटी बना सकते थे, चलिए बना दी कमेटी, लेकिन अगर अभी वो कमेटी बनाते भी हैं तो भी तो 2024 के चुनाव में तो नहीं हो पाएगा ना ये। इतनी जल्दी क्या कमेटी सारे काम करके दे देगी रिपोर्ट? नहीं, कमेटी कैसे बनेगी आदेश भाई? कमेटी बनेगी कैसे? परिसीमन आयोग कैसे बनेगा? अभी देखिए, परिसीमन आयोग ही ये तय करे कि कौन सा सीट पहले रिजर्व होगा, ये जरूरी नहीं है। आज इस देश में जो सीटें रिजर्व होती हैं, जैसे SC ST के लिए, तो क्या आधार होता है? आधार होता है कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा SC आबादी है, मतलब SC में सबसे ज्यादा आबादी है, यानी कि बाकी की तुलना में ज्यादा आबादी, उसको पहले और इस तरीके से एक बना दिया गया फार्मूला, तो उस फार्मूले पर चल रहा है। एक तो प्रेम सर, एक तो इस केस में वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, एक ये क्योंकि आप कमेटी की बात कर रहे हैं, और दूसरा अगर कमेटी बनती है, जो मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर बना भी दी जाती है, संशोधन लाकर जिस तरह से आप कह रहे थे बना दी जाती है, तो भी क्या 2024 के चुनाव का अगर हम ले लेते हैं, हम विधानसभा छोड़ देते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, लागू हो जाएगा?
सर फॉर्मूला की बात देते हैं हम, तो फॉर्मूला अल्फाबेट को फॉर्मूला बना देते हैं। ले लीजिए अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जो 3 हिस्सों में बांट दीजिए, उस अक्षर पर जो जो नाम आएगा वो पढ़ेगा। फॉर्मूला के क्या है, तो फॉर्मूला संविधान में पारित होना है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमेटी की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे होता है क्या? इसी तरीके से परिसीमन आयोग क्या कहता है? परिसीमन आयोग के हाथ में नहीं है कि वही तय करेगा किस सीट को पहले रिजर्वेशन दिया जाए। ये ऐसा कभी हुआ है क्या इतिहास? जनगणना होती है, अरे मेरी बात, परिसीमन आयोग ने तय किया क्या? जब भी जनगणना होती है, मेरी बात तो सुनिए ना, लास्ट टाइम 4 परिसीमन आयोग अभी तक बने, हर जनगणना के बाद बने, वो जनगणना के बाद ही परिसीमन बनता है। अगर परिसीमन आयोग कहेगा कि हमें लेटेस्ट डाटा उपलब्ध कराइए आबादी का, तो सरकार कहाँ से देगी? 2011 का डाटा देगी क्या सरकार? तो परिसीमन आयोग पर हम डिपेंड ही नहीं करना चाहते, आप जबरन परिसीमन आयोग पर। समीर सर, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रेम सर का कहना है कि परिसीमन आयोग पर हम डिपेंड ही नहीं है, एक संशोधन लाकर एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी एक फॉर्मूले के तहत तय कर दे कि कौन कौन सी सीटें रिजर्व होंगी। और जिसका डर अमित शाह ने भी जताया कि हम कुछ सीटें रिजर्व कर दें तो कल को सवाल आप हमारे ऊपर उठाने लगेंगे। शाह जी कल वही कह रहे थे कि कल राहुल गांधी की सीट अगर कमेटी बना देते हैं तो तुरंत लागू करने जाते हैं, और वायनाड की सीट रिजर्व हो जाती, हैदराबाद की सीट ओबीसी की रिजर्व हो जाती, तो ये हम पे आरोप लगाते कि आपने ऐसी कमेटी बनाई है कि जानबूझ करके राहुल गांधी की सीट को आपने रिजर्व कर दिया, जानबूझ करके आपने ओबीसी की सीट को रिजर्व कर दिया जिससे वो लोकसभा नहीं आ सके। इसलिए हम ये पूरा प्रोसेस करना चाह रहे हैं कि जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं हो। सरकार कल कमेटी बना देगी, आप कहते हो कि सरकार के सारे लोग बैठे हुए हैं, और सरकार ने जानबूझ करके 2024 में राहुल गांधी को सांसद बनने देने के लिए इस कमेटी का गठन कर दिया है। प्रेम सर, अब ये सवाल तो समीर सर का सही है कि सरकार कमेटी बनाती है, कल को उसमें जो भी हो, चाहे किसी की भी सीट जाए, तो वो उठकर खड़ा हो जाएगा सरकार के ऊपर कि सरकार के दबाव में हुआ। नहीं, कोई भी कमेटी तो संविधान सम्मत तरीके से बनेगी ना। जब संविधान सम्मत तरीके से कमेटी बनती है, उसका फैसला देश मानता है, और ये मान करके कि विपक्ष हंगामा खड़ा कर देगा, क्या सत्ताधारी दल कानून पास नहीं करती है? विपक्ष तो हंगामा किया, दिल्ली सरकार को लेकर के अध्यादेश लाया, कानून बनाया। क्या विपक्ष के हंगामा से डर करके सरकार कानून नहीं लाई? सर, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परिसीमन आयोग जो पिछले रहे हैं उन पर भी सवाल उठते रहे हैं सर, इसीलिए तो ये सवाल हो रहा है। और आदेश भाई नहीं, तो मैं कह रहा हूँ जब आपकी मर्जी चलेगी तब आप कानून बना देंगे, विपक्ष हल्ला करे तो करे। आप कह रहे 2029 में, आप कह रहे कि 2029 में ही ये कानून लागू होगा, चाहे आप समर्थन दो या मत दो, ये जोर जबरदस्ती है। आदेश भाई, और जहां आपका मन करे वहां बोले हंगामा कर देगा, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अजीबोगरीब बात। आदेश भाई, मेरा कहना है कि कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है ये कल से लागू हो जाए। 9 साल से कांग्रेस सो रही थी क्या? एक बार भी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने जिक्र किया क्या 2014 से लेके आज तक? कांग्रेस ने थोड़ा बोला महिला आरक्षण लेकर के आओ, महिला आरक्षण बिल लेकर के जो सरकार आई है उसकी जिम्मेदारी है कि इसको लागू करे। इसमें कांग्रेस के बिल महिला आरक्षण लेकर जो सरकार आई है उसकी जिम्मेदारी है कि इसको लागू करे। प्रेम जी, ये बताइए, लागू करने के लिए 2010 में जो कांग्रेस आई थी उसको ओबीसी के लिए था क्या? प्रेम जी, आप बताइए, 2010 में कांग्रेस जो लाई थी उसको ओबीसी के लिए था क्या आरक्षण? आज क्या कांग्रेस कह रही ओबीसी को लेके आओ, ओबीसी को लेके आओ? कांग्रेस ने दिया था ओबीसी को, उसमें जिक्र किया था। ओबीसी के बगैर भी कांग्रेस ने समर्थन दिया है ना, जो कानून बन गया उसको तो लागू किया जाए। कांग्रेस को देना मजबूरी है, कांग्रेस को देना मजबूरी है। महिला को समर्थन जाएगी, आप लीगल नहीं देंगे समर्थन। कांग्रेस बोल देती है कि बिना ओबीसी के हम समर्थन नहीं देंगे। कांग्रेस लागू करिए ना, नहीं बोलिए ना, कांग्रेस लागू करिए। तो कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस के लिए ओबीसी को भी दो आप। कांग्रेस के कहने से सरकार चलेगी? सरकार कांग्रेस के कहने से चल रही है सर, कांग्रेस। चलिए ठीक है, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं, और खास करके समीर सर का कहना है कि इसके लिए उन्हीं नियमों को मानना होगा जिसका जिक्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। बट जिस तरह से बहस चल रही है और जो सवाल उठ रहे हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत धन्यवाद।